हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स के। मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ये सारे पेपर में पूछे गए हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आगे जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो इन सारे पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो सारे पेपर हैं और स्पेशली इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है। इस टॉपिक से एक और पार्ट में मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वॉलरेशन डिमांड फंक्शन। तो वॉलरेशन का अपना डिमांड फंक्शन है, अलग अलग डिमांड फंक्शन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया है। तो जो वॉलरेशन डिमांड फंक्शन है वो क्या, इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोला है वॉलरेशन डिमांड फंक्शन एक्स, जिसमें ये हमारा पी डब्ल्यू ये होमोजीनियस है, वो भी 0 डिग्री का। और अगर x हमारा अल्फ़ा पी अल्फ़ा डब्ल्यू और ये इक्वल होगा x पी डब्ल्यू का फॉर एनी पी डब्ल्यू एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0। जो ये क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि 2023 में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये मैथमेटिकल बेस्ड इसमें देखें और जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि डिमांड फंक्शन सब कुछ सेम है, होमोजीनियस भी है, यहाँ पे बस डिग्री 0 और डिग्री 1 इन दोनों के बीच का अगर आप फ़र्क समझ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है आपका वॉलरेशन डिमांड फंक्शन एक्स पी डब्ल्यू सेटिस्फाई वॉलरस लॉ इफ़ फॉर एवरी पी is greater than 0 and w is greater than 0. We have p into x is equal to w for all x और इसको इज अ सबसेट ऑफ x एंड पी डब्ल्यू। तो इस तरह से आपको कौन सा इसमें करेक्ट मानना है। सपोज करिए कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर हम वॉलरस लॉ ये क्या कहता है कि कंज्यूमर फुली एक्सपेंड करता है वेल्थ को, और अगर प्राइस और वेल्थ दोनों चेंज हो सेम प्रपोर्शन से, तब इंडिविजुअल अपना जो कंजम्पशन है वो सेम, जो कंजम्पशन चॉइस है वो चेंज नहीं होगा अगर वो सेम प्रपोर्शन से उसका प्राइस एंड वेल्थ दोनों चेंज हो रहा है। तो अगर इस हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा यहाँ पे हमें बताना है कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होती है या 1 होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होती है वॉलरेशन डिमांड फंक्शन में। तो वॉलरेशन डिमांड फंक्शन में अगर 1 होती है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होती है हमारा वॉलरेशन डिमांड में। तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल रेवेन्यू आर एंड टोटल कॉस्ट सी फंक्शन ऑफ द फर्म आर गिवन बाय। हमें आर फंक्शन दिया हुआ है यानी कि टोटल रेवेन्यू दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है। हमें फाइंड आउट करना है क्यू यानी कि आउटपुट, और वो भी इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, यानी कि हमें सिर्फ क्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें आर दिया हुआ है यानी कि रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमें सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है, मतलब टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इस सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये क्यू स्क्वायर और माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये 20 और ये प्लस 4Q। जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30Q माइनस क्यू स्क्वायर और ये 20 और ये माइनस 4Q। अब इसको और इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा
यहाँ से ये 30 और -4, 30 को हम इसमें 4 से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 26Q, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा -Q² है और ये प्लस, और यहाँ पे -20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें Q की वैल्यू चाहिए। तो Q की वैल्यू के लिए हमें इसको पहले मैक्सिमम, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम इस टर्म को। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, अपॉन DQ। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -2Q और +26। अब हमें Q की ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Q को हम इधर लेके आएंगे और ये 0 के इक्वल होता है, तो ये या तो उधर जाएगा, तो ये Q हमारा इधर आ गया, तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 26 और ये इधर साइड आ गया, तो ये हो जाएगा 2Q। अब Q की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम ईजिली कर सकते हैं, 26/2, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री फॉर अचीविंग ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। हमें बताना है कि ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सा कंडीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की इंडस्ट्री में पाया जाता है। तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोएस्ट या फिजिबल कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हमारा पहला यहाँ पे क्या लिखा है, द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। तो ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, कंडीशन सही है। ये इसकी वजह से हम ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन की कंडीशन को पा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो सकता है, क्योंकि हम फिजिबल कॉस्ट पे किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं लॉन्ग रन में। दूसरा है कंज्यूमर pays the minimum possible price which just cover the marginal cost of the producer। तो ये भी हमारा एक करेक्ट कंडीशन है कि कंज्यूमर जो है वो मिनिमम पॉसिबल प्राइस को पे करे, जिससे कि प्रोड्यूसर का मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाए। तो ये भी हमारा करेक्ट है, तभी हम जाके लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन और स्पेशली ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन की कंडीशन को पाते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि प्लांट आर यूज्ड एट अ फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में प्लांट फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में कभी भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है फर्म की ऐसे स्पेशली दी नहीं होती है, लेकिन अगर मोनोपोली होती तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म पा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली नहीं है, तो इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन फर्म एंड प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स। तो यहाँ पे परफेक्ट ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म में प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ई करेक्ट है, डी गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये अगर देखें तो यहाँ पे सी नहीं है, जबकि सी करेक्ट है, क्योंकि प्लांट फुल कैपेसिटी लॉन्ग रन में ही हम यूज़ कर पाते हैं, तो यहाँ पे सी मिसिंग है, इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अजम्पशन ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अजम्पशन बता देती हूँ कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी अवेलेबल गुड्स हैं उसके लिए, कोई भी जो सपोर्टर्स हैं कोई भी कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने प्रेफरेंस को लेके, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो ट्रांसिटिविटी होनी चाहिए फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। साथ ही साथ जो कंज्यूमर जो यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल होनी चाहिए और सब्जेक्टिव कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी के सपोर्टर की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के सपोर्टर हैं पैरेटो, एलन, हिक्स और सैमुअल्सन।
तो ये इतने लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ के अजम्पशंस को देख लेते हैं। पहले हमारा कंज्यूमर आर कंसिस्टेंट इन देयर प्रेफरेंस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है एज अ assumption of the ordinal utility। दूसरा है कंज्यूमर कैन मेजर द टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एनी बास्केट ऑफ द गुड। तो यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूमर क्या किसी भी बास्केट ऑफ द गुड के यूटिलिटी को मेजर कर सकता है, तो ये गलत है। किसी भी बास्केट ऑफ द गुड की यूटिलिटी को मेजर करना डिफ़िकल्ट टास्क है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, और ये इसका अजम्पशन नहीं है। तीसरा है कंज्यूमर प्रिफर्स फॉलो ट्रांसिटिविटी, तो ट्रांसिटिविटी को वो फॉलो करता है। कंसिस्टेंसी ट्रांसिटिविटी होनी चाहिए किसी भी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर आर नॉन सैटिएटेड विद रिस्पेक्ट टू गुड्स दे कन्फर्ट, तो कंज्यूमर क्या ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो भी वो गुड्स का यूज़ करे, मतलब वो गुड्स के रिस्पेक्ट में वो ऐसा नहीं कि अपने डिसीजन को बार बार वो चेंज कर सकता है। और यहाँ पे बोला है कि कंज्यूमर आर इरेशनल, जबकि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा बी और ई ऑप्शन, बाकी ए, सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो जो सी में हमें सी कोड में मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्स फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ रिलेट्स टू, तो कीन्स का फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, इनकम एंड कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट या इनपुट एंड आउटपुट। तो कीन्स के अगर हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ की बात करें तो वो इनकम और कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के। और थ्योरी ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम के रेट से कम रेट पे वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो पीपल है वो ज़्यादातर अपना प्रपोर्शन सेव करने में लगाता है, और जो उसका एडिशनल स्पेंडिंग है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो इसलिए वो इनकम एंड कंजम्पशन रिलेशनशिप से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम और एक पार्शियल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम रिलेट नहीं करता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में तीन तरह की प्रॉब्लम से हम डील करते हैं, एक तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, एक एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम और एक यूनिकनेस की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, लेकिन मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम हम जनरल इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में किसने बताया था, वो कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये जनरल इक्विलिब्रियम दिया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्विलिब्रियम इज़ अ कंडीशन वेयर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ का कंडीशन है, कब होता है इक्विलिब्रियम? क्या जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या प्रोड्यूसर ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करता है तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, या फर्म ज़्यादा आउटपुट लेती है तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो ये तीनों ऊपर की चीज़ें सही हैं कि जब भी कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में होता है, या कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट में होता है, या फर्म मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ देम इज नॉट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इक्विलिब्रियम के तीन तरह के टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं हम स्टेबल, एक को बोलते हैं अनस्टेबल, और दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रल। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होती हैं, लेकिन प्रोबेबल टाइप की कोई इक्विलिब्रियम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है concept of equilibrium in economics has its origin in। तो इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम के का कंसेप्ट का ओरिजिन किसे कहा जाता है? पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक या मैकेनिक्स या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसमें जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, जो ओरिजिन है वो मैकेनिक्स से आया है, और जो टर्म इक्विलिब्रियम है उसको बोरो किया गया है फिजिक्स से। स्पेसिफिकली जो न्यूटन मशीन्स
से रिलेटेड है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में उसको डिस्क्राइब किया जाता है और यहीं से इस टर्म को लिया गया है, इक्विलिब्रियम टर्म को। तो ये रिलेट करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी से, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फिजिक्स से रिलेटेड है ये टर्म। नेक्स्ट है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है और हमें इक्विलिब्रियम प्राइस को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें डिमांड दिया हो, यानी कि डिमांड हमें दिया है और सप्लाई दिया है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमें बेसिकली प्राइस निकालना है। तो डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को बस इक्वल कर देंगे और हम प्राइस निकाल सकते हैं ईजिली। तो इसको इक्वल करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब P की जो वैल्यूज़ हैं वो P के साइड रखनी है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर भेज दीजिए। तो 150 और ये अगर इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ये, और ये 250 माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया ये। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 2 और 1, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 75p। P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 75, और 75 की टेबल में जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.66, और इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं 1.7। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे B में 1.7 दी हुई है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इक्विवेलेंट होगा हमारा नियरेस्ट वैल्यू के, जो कि ये है 1.7। तो B हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल जिसको मैंने होमवर्क में दिया था आपको, वो दिया है लियोन वॉलरस ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लियोन वॉलरस ने। और ये जो मॉडल है, लियोन वॉलरस एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने 19th सेंचुरी में ये मॉडल फॉर्मुलेट किया था जनरल इक्विलिब्रियम का, और इसको जिस बुक में पब्लिश कराया था उस बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। तो एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स में इन्होंने पब्लिश कराया था 1874 में। वॉलरस ने अपने जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को पब्लिश कराया था और फर्दर इस मॉडल को बाद में भी डेवलप किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट का एक स्टैटिक प्रॉपर्टी कौन सा इसमें से नहीं है। तो जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट की अगर स्टैटिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारा इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमंग फर्म। क्या पूरे फर्म में इफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए? तो ये तो एक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है, हमें नॉट पूछा था, तो ये तो है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में भी इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। इफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी इफिशिएंट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑप्शन कि इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये किसी भी तरह से ये डिफाइन नहीं करता है प्रॉपर्टी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट को, क्योंकि इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम कहीं भी नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन कनेक्शन टू जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस का आंसर क्या होगा? तो ये जनरल इक्विलिब्रियम में 3 तरह की प्रॉब्लम्स को से हम डिस्कस करते हैं जो लियोन वॉलरस ने दिया है। एक तो स्टेबिलिटी, यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि गलत है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स एज वन ऑफ द सेक्टर इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हाउस होल्ड के कनेक्शन में? तो हाउस होल्ड सप्लाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है? दूसरा है वन हाउस होल्ड एम्प्लाइज वन फैमिली, क्या एक हाउस होल्ड एक फैमिली को एम्प्लाइज करता है? नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड अंडर टेक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, या हाउस होल्ड रिप्रेजेंट डेफिसिट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हाउस होल्ड सप्लाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को
इसलिए सप्लाई करता है क्योंकि हाउसहोल्ड एक ऐसा सेक्टर है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जनरेट करता है। तो हाउसहोल्ड सोर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब कुछ प्रोवाइड होते हैं जो भी इनकम रिसीव होती है उसके रिटर्न में। तो ये फ्लो सर्कुलर फ्लो चलता जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के कॉन्टेक्स्ट में 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कौन से कंसीडर नहीं होता है। तो अगर हम 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है गवर्नमेंट भी है, फर्म भी है एंड फॉरेन सेक्टर भी है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट में जी हमें ऑलरेडी है, फर्म की बात करें तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फर्म के उससे ही होता है, और फॉरेन सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में ये फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। और डी हमारा नहीं, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होता है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारा व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज इन अ सेम प्रपोर्शन देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी। अगर सेम प्रपोर्शन से डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि सेम ही प्रपोर्शन से दोनों को इंक्रीज किया गया है, इसीलिए ये भी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है अगर, और ये सेम प्राइस में अगर हम इसकी बात करें ये वाले क्वेश्चन की, तो हम इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारा डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये प्राइस है। पहले हमारा जो डिमांड है और सप्लाई है वो पहले था ये डी और ये एस, लेकिन जैसे ही ये सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज होता है सप्लाई और डिमांड दोनों, तो सेम प्रपोर्शन से अगर इंक्रीज होगा तो जो प्राइस है वो रिमेन सेम होगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर बन गया, तो प्राइस जो है वो रिमेन सेम रहेगा जब हम सेम प्रपोर्शन से बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर सप्लाई को सिर्फ इंक्रीज किया जाए और डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं हो तब क्या होगा। हमारा डिमांड कर्व ये है और ये सप्लाई कर्व है। पहले हमारा प्राइस ये था, अगर सिर्फ क्या बोला है कि सप्लाई इंक्रीज हो, ये हमारा डिमांड है और ये सप्लाई है। सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है, और डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं है, तो पहले प्राइस ये था, सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस हमारा कितना हो गया, प्राइस हमारा कम हो गया, यानी कि P1 हो गया, और जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ गया पहले से, तो ये इतना बढ़ गया और ये इतने से घट गया। तो पहला हमारा प्राइस क्या होगा, तो प्राइस करेगा फॉल और क्वांटिटी करेगी राइज। तो फॉल एंड राइज ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का कौन सा एक एडवांटेज करेक्ट, मतलब अजम्पशन करेक्ट नहीं है। तो ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने दिया था अपने फेमस बुक में द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और इसमें इनका जो बिलीव था कंपैरेटिव एडवांटेज का, ये बेस्ड था कुछ अजम्पशंस पे, जैसे कि लेबर थ्योरी वैल्यू पे, तो ये हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्री ट्रेड भी इनका एक अजम्पशन था, ये भी इसमें दिया हुआ है। तीसरा है कि सभी जो लेबर हैं वो इक्वल होंगे और लेबर ही एक ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने रखा था, कैपिटल को नहीं रखा था। तो इसमें तो दिया नहीं है। बाकी और जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होगा गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट में, और साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स अप्लाई होगा प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं होगा। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत असम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं है, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, ये सब अजम्पशंस करेक्ट हैं, लेकिन सी अजम्पशन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स होता है अजम्पशन में कंपैरेटिव एडवांटेज के।
तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड अनडिटरमाइंड अंडर। तो इक्विलिब्रियम कब हमारा अनस्टेबल होगा और अनडिटरमाइंड होगा, तो ये किसके मॉडल में हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा एजवर्थ डिओपोली मॉडल में हम ये देखते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है और अनडिटरमाइंड भी है। इसमें ऐसा क्यों है, डिओपोली मॉडल में ऐसा क्यों होता है, तो एजवर्थ के अकॉर्डिंग एवरी डिओपोलिस्ट ये सोचते हैं कि जब कोई भी प्राइस जब वो सेट करेंगे तो अपोनेंट उस प्राइस को कोई भी प्राइस अगर चेंज करता है, मतलब ये सारे डिओपोलिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जब वो प्राइस चेंज करेंगे तो उसके अपोनेंट चेंज नहीं करेंगे प्राइस, और इस बिलीव से वो अपने प्राइस को चेंज करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उन्होंने बैलेंस्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिओपोली मॉडल को नहीं दिया है, तो इसलिए वो अनस्टेबल मॉडल को वो देते हैं एजवर्थ डिओपोली मॉडल में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट ट्रू है देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है अब्सेंस ऑफ मूवमेंट, दूसरा है अब्सेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है ज़ीरो कंजेक्चुरल वेरिएशन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा अब्सेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट। ये इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी थी, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट है ये अब्सेंट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऐसे ही होता है ना, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होगा तो ये बार बार ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए जो बार बार चेंज होने का मूवमेंट है ये अब्सेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि अब्सेंस ऑफ द मूवमेंट। तो ये भी वैसे ट्रू था, लेकिन ये जो बी है कि रेट ऑफ चेंज का मूवमेंट का अब्सेंस होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर है इससे, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों और आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो इन सब कंसेप्ट का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो